बड़ी मालकिन, लगता है उस चंदा को लाना ही पड़ेगा। यति नारी निकेतन से अर्नब की गाड़ी के पूरे रास्ते रोती आ रही थी। उसे देख किरण देवी और अर्नब को समझ आ गया था कि यति को बिना चंदा के संभालना बहुत मुश्किल होने वाला है। लेकिन अर्नब की बात पर किरण देवी ने मुंह बिगाड़ लिया। तू चुपचाप गाड़ी में चल बबुआ, ये चंदा और यति का होगा वो हम घर जाए के देख लेंगे। किरण देवी की बात पर अर्नब ने आगे कुछ नहीं पूछा। उसने चुपचाप गाड़ी घर की तरफ बढ़ा दी। इधर भैरव और सुमन भी अब तक नारी निकेतन आ पहुंचे थे। भैरव की आंखों में यति को देखने की तड़प साफ दिखाई दे रही थी, और जब से डॉक्टर रस्तोगी ने उसे किरण देवी और अर्नब के बारे में बताया, तब से तो वो मानो कि हवा पर ही सवार था। वो तेजी से नारी निकेतन के अंदर गया और वहां मौजूद वार्डन से यति के बारे में पूछा। गुड़िया, गुड़िया, मेरी गुड़िया कहाँ है? मुझे उससे मिलना है। वार्डन भैरव को इस तरह से बेचैनी में हाफता देख हैरान थी। वो भैरव के साथ आई सुमन को सवालिया निगाहों से देखने लगी। उसका नाम यति है। हम यति को यहाँ से ले जाने आए हैं। सुमन की बात सुन वो वार्डन अजीब नजरों से उन्हें देख रही थी। यति तो अभी अभी यहाँ से गई है। उसे लेने उसकी दादी और उसका पति आया था। पर आप लोग कौन हैं? और आप लोग यति को क्यों ढूंढ रहे हैं? भैरव ने जैसे ही सुना कि यति को किरण देवी यहाँ से ले जा चुकी है, वैसे ही उसका पूरा चेहरा स्याह पड़ गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने सिर पर हाथ रख लिया और वो फूट फूट कर बुरी तरह रोने लगा। हे भगवान, तू हर बार मेरे साथ ऐसा क्यों करता है? मैंने फिर से देर कर दी। मेरी गुड़िया, भैरव किसी छोटे बच्चे की तरह रो रहा था। नारी निकेतन की वार्डन तो ये देख हैरान थी कि आखिर ये शख्स है कौन जो यति के लिए इस तरह से रो रहा है। वो बस आश्चर्य से भैरव को देखे जा रही थी। सुमन भैरव को संभालने की कोशिश करने लगी। उसने भैरव को दिलासा देने की कोशिश की, लेकिन वो ये भी जानती थी कि भैरव का दुख बहुत ज्यादा गहरा था। भैरव, इस तरह से मत टूटो। तुम्हारा इस तरह से रोना, इस तरह से हिम्मत हारना, ये ठीक नहीं लगता। कि मत हारो, हम यति को ढूंढ लेंगे। भैरव ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। वो यति की याद में डूबा हुआ था। उसे यति को ढूंढने की हर कोशिश नाकाम होती दिख रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि मानो पूरी दुनिया ही उसे यति के खिलाफ करने पर तुली हो। वार्डन के साथ साथ सुमन भी पहली बार अपने सामने किसी मर्द को इस तरह रोता देख हैरान थी। वो दोनों इस बात पर यकीन ही नहीं कर रहे थे कि कोई मर्द किसी लड़की के लिए इस तरह फूट फूट कर रो भी सकता है। हे भगवान, अब मैं आखिर कैसे चुप करवाऊं भैरव को? कैसे संभालूं अब मैं भैरव को? सुमन को भैरव को चुप कराने का कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। भैरव के रोने की आवाज सुन उसकी भी आंखों में आंसू आ गए थे, और तभी अचानक उसने जैसे ही नारी निकेतन के अंदर से आ रही चंदा के रोने की आवाज को सुना तो उसका ध्यान उसकी तरफ चला गया। उधर कौन रो रहा है? सुमन खुद में बुदबुदाती हुई अंदर आई तो देखा चंदा एक कोने में अकेली बैठी रो रही थी। सुमन समझ नहीं पा रही थी आखिर ये चंदा है कौन और वो इस तरह क्यों रो रही है। तभी उसे अपने कानों में वार्डन की आवाज सुनाई दी। ये चंदा है सुमन जी। नारी निकेतन में ये जब से आई थी तब से यति के साथ ही रहती है। यति जब से यहाँ से गई है तब से ये भी आपके भैरव की तरह लगातार रोई जा रही है। वार्डन की बात सुन सुमन आहिस्ता से चंदा के पास गई। चंदा, क्या हुआ? तुम क्यों रो रही हो? मुझे भी यति दीदी के साथ जाना था। मैं उनसे अलग नहीं रह सकती। सुमन ने आगे बढ़कर चंदा को अपने गले से लगा लिया और उसे दिलासा देने की कोशिश करने लगी। बेटा, चिंता मत करो। देखना, तुम्हारी यति दीदी तुम्हें जरूर मिलेगी। ठीक है चंदा? वहीं दूसरी तरफ यति चंदा को याद करते हुए अभी भी बुरी तरह से रोई जा रही थी। किरण देवी और अर्नब यति को लेकर घर आ गए थे, लेकिन यति को बुरी तरह से रोता देख उन लोगों की हालत और ज्यादा खराब हो गई थी। बार बार चंदा का नाम ले रही थी। किरण देवी गुस्से से यति को चुप कराने के लिए आगे बढ़ी कि तभी अर्नब की बात सुन वो जहां की तहां से रुक गई थी। बड़ी मालकिन, हम यति से इस तरह से पेश नहीं आ सकते। याद है ना उस डॉक्टर ने क्या कहा था? हाँ याद है बबुआ।
वो डॉक्टर बा तो यही बोल रहा था कि अगर यति से कोई गुस्से से पेश आया तो इस यति की जान भी जा सकती है। जी बड़ी मालकिन, हमको इस यति को जिंदा रखना ही होगा, क्योंकि यही एक तरीका है जिससे हम उस भैरव से बदला ले सकते हैं। किरण देवी और अर्नब दोनों ही यति पर हाथ न उठाने के लिए मजबूर थे। इधर यति चंदा को याद करती हुई अपनी हालत और ज्यादा बिगाड़े जा रही थी। मुझे चंदा चाहिए। मैं उसके बिना नहीं रह सकती। वो भी मेरी बिना मर जाएगी। मुझको मेरी चंदा के पास ले चलो। पिछले 2 सालों से एक चंदा ही थी जिससे कि यति ने बात की थी। वो चंदा ही थी जो बिना कुछ बोले यति की बात समझ लेती थी। यति और चंदा के बीच का रिश्ता माँ बेटी की तरह हो गया था, जहां भले ही चंदा यति को दीदी बोलकर बुलाती थी, लेकिन यति उसको अपनी बेटी की तरह प्यार करती थी। यति ने पिछले 2 सालों से अपना सारा प्यार, अपनी सारी ममता चंदा पर ही लुटा दी थी। यति को लगातार रोता देख किरण देवी के लिए यह स्थिति बहुत मुश्किल हो गई थी। आखिरकार वो समझ गई थी कि कोई और रास्ता नहीं है। इसके लिए उसने अर्नब को आदेश दिया। अर्नब बबुआ, और कोई रास्ता ना है। तू जा और उस चंदा को यहाँ ले आ। यति उस चंदा के बिना ना मानने वाली, मर जावेगी कमीनी। अर्नब ने एक नजर यति को देखा और सिर हिलाते हुए फौरन नारी निकेतन की ओर निकल गया। इधर अर्नब नारी निकेतन वापस आ रहा था, वहीं दूसरी तरफ भैरव और सुमन अभी भी नारी निकेतन में ही थे। और जब भैरव ने चंदा को यति के बारे में बात करते सुना तो वो भी चंदा के पास चला आया। वो सुमन और चंदा की बातें ध्यान से सुनने लगा। सुमन अभी भी चंदा से प्यार से बात कर रही थी और वो उसे दिलासा देने की कोशिश कर रही थी। चंदा, तुम्हें यति दीदी के साथ रहना बहुत पसंद था, है ना? हाँ दीदी, यति दीदी के साथ हमेशा रहना चाहती थी। वो मुझे बहुत प्यार करती थी। सुमन ने उनकी बातों को ध्यान से सुना और फिर भैरव की ओर देखा। तभी चंदा ने कुछ ऐसा कहा जिससे भैरव को दिल को एक झटका सा लगा। यति दीदी मुझे गुड़िया कहकर बुलाती थी। वो जब जब मुझे गुड़िया कहती तब तब ना जाने उन्हें क्या हो जाता था कि खिलखिलाकर खुद में हंसने लगती थी। उन्हें गुड़िया कहने में बड़ा मजा आता था। अब मुझे कौन गुड़िया कहेगा? कौन मेरी गुड़िया से माफी मांगेगा और उठक बैठक करेगा? कौन? चंदा की बात सुन भैरव के दिमाग में अचानक वो सारे पल घूमने लगे जब वो यति को गुड़िया कहकर बुलाया करता था। उसकी आंखों में वो सारी यादें ताजा हो गईं। उसने अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखें नम हो गईं। भैरव नारी निकेतन में खड़े खड़े अपनी यादों की दुनिया में खोने लगा था। उसने देखा वो और यति एक साथ थे और भैरव उसे प्यार से गुड़िया कहकर बुला रहा था। मेरी प्यारी गुड़िया, तुम जानती हो तुम्हारा नाम कितना प्यारा है? गुड़िया? मैं कोई गुड़िया हूँ क्या? तुम मुझे हर बार गुड़िया क्यों कहते हो? भैरव ने आगे बढ़कर हंसते हुए उसका हाथ पकड़ लिया। क्योंकि तुम इतनी प्यारी हो, जैसे कि मानो सच में गुड़िया हो। यति ने उसे शरारत से थपकी दी और मुस्कुरा दी। दोनों के बीच प्यार भरा पल था जिसमें सिर्फ हंसी और खुशी थी। भैरव अपने अतीत की यादों में खोया हुआ था कि तभी फिर से अपने कानों में पड़ी चंदा की भावुक आवाज ने उसे अपने आज में ला दिया। दीदी बताओ ना दीदी, अब मुझे कौन गुड़िया बोलेगा? कौन मेरे सामने उठक बैठक करेगा? दीदी मुझे मेरी यति दीदी के पास ले चलो ना। चंदा की भावुक आवाज को सुन भैरव के मन में न जाने क्या आया कि वो अचानक हल्के से आगे आया और उसने प्यार से चंदा को अपनी गोद में उठा लिया। चिंता मत कर बेटिया, तुझे हम गुड़िया कहकर बुलाएंगे। और तेरी यति दीदी तेरे सामने उठक बैठक करती थी ना, हम भी अब हम भी तेरे सामने उठक बैठक करेंगे। ठीक है बेटिया। चंदा भैरव के होठों पर मुस्कुराहट और उसकी आंखों में आंसू दोनों एक साथ देख अचरज में थी। हाँ ठीक है, पर आप मुझे यति दीदी से भी मिलवाएंगे ना? हाँ पक्का मिलाएंगे। चंदा अब हमारे साथ जा रही है। भैरव की बात सुन
सुमन आश्चर्य से भर गई। वो यकीन नहीं कर पा रही थी कि भैरव चंदा को अपने साथ ले जाने की बात कर रहा था। इधर किरण देवी के आदेश पर अर्नब भी चंदा को लेने के लिए नारी निकेतन आ पहुंचा था। तभी उसकी नजर अंदर मौजूद भैरव पर पड़ी और वो बुरी तरह से चौंक गया। वो इस बात पर यकीन ही नहीं कर पा रहा था कि भैरव चंदा को अपनी गोद में उठाए हुए उससे बातें कर रहा था। अर्नब फुर्ती से उसी दिशा में मुड़ गया जिधर से वो आया था। भैरव, ये यहाँ कैसे? अर्नब ने जल्दी से खुद को संभाला और चुपके चुपके पेड़ों के बीच से होते हुए वापस नारी निकेतन के बाहर अपनी गाड़ी में आ बैठा। अर्नब की हिम्मत ही नहीं हो पा रही थी कि वो अंदर जाकर चंदा को ले आए। वो बाहर से नारी निकेतन पर अपनी नजरें जमाए हुए था। उसके मन में डर था कि अगर वो अंदर गया तो भैरव उसका कचूमर बना देगा। वो अपनी गाड़ी में बैठे हुए अपने आप को छुपाने की कोशिश कर रहा था। उसने अपने चेहरे पर एक कपड़ा ढक लिया था और खिड़की के पीछे से सब कुछ देखने लगा। इधर नारी निकेतन के अंदर सुमन अभी भी भैरव के फैसले से आश्चर्य में थी। भैरव, तुम सच में चंदा को यहाँ से ले जाना चाहते हो? हाँ सुमन, मैं चंदा को ले जाना चाहता हूँ। यति ने चंदा को बहुत प्यार किया था और अब मैं भी चंदा को उतना ही प्यार करूंगा। अब ये बच्ची अकेली नहीं रह सकती। भैरव, एक बार और सोच लो, क्योंकि फिर उसके हिसाब से हमें यहाँ नारी निकेतन से कागजात बनवाने पड़ेंगे। सुमन की बात पर भैरव कुछ देर को शांत रहा। वो अपने आप में यह सवाल कर रहा था कि वो जो कर रहा है उसे ये करना चाहिए या नहीं। उसके मन में एक अजीब सी हलचल थी, लेकिन फिर उसने चंदा की ओर देखा और फैसला सुना दिया। हाँ सुमन, मैंने सोच लिया, चंदा हमारे साथ चलेगी। वैसे भी ये यति के बिना नहीं रह सकती और हम जल्द ही यति को वापस ले आएंगे। चंदा भी भैरव और सुमन की बातों को सुन रही थी। भैरव भैया, आपको जब देखती हूँ ना, तब पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि मानो मैं यति दीदी को ही देख रही हूँ। यति दीदी भी आप ही की तरह कभी कभी अपनी यादों में खो जाया करती थी। वो भी आप ही की तरह सबसे प्यार से पेश आती थी। भैरव ने प्यार से चंदा के चेहरे पर अपना हाथ फेरा और सुमन को इशारा किया कि वो नारी निकेतन की वार्डन के पास जाकर चंदा को यहां से ले जाने के कागजात बनवा ले। सुमन तुरंत ही वार्डन से मिलने के लिए चली गई। इधर अर्नब अभी भी गाड़ी में बैठा सब कुछ देख रहा था। उसने जब देखा कि भैरव और सुमन चंदा को अपने साथ ले जा रहे हैं तो उसके माथे पर पसीना आने लगा। उसने झुंझलाहट में तुरंत ही अपना सिर पीट लिया। ओफो, ये क्या हो गया यहाँ पर? बड़ी मालकिन जब ये सब कुछ जानेगी तब तो वो मुझे जान से ही मार डालेगी। हे भगवान, ये कहाँ फंसा दिया। अगर मैं चंदा को वापस लेकर नहीं गया तो पता नहीं वो यति अपना क्या हाल करेगी। सब खत्म हो जाएगा। मुझे कुछ करना होगा। अर्नब चंदा को भैरव के साथ ना जाने को लेकर कुछ करने के बारे में सोच रहा था, लेकिन वो जानता था ये इतना भी आसान नहीं होने वाला था। उसने अपने चेहरे पर गमछा डाले हुए ही अपनी गाड़ी को चालू किया और भैरव के नारी निकेतन से निकलते ही उसकी गाड़ी के पीछे लग गया। इधर भैरव, सुमन और चंदा एक गाड़ी में थे। नारी निकेतन में सारी कागजी कार्रवाई करने के बाद वो तेजी से आगे बढ़ रहे थे। चंदा सुमन की गोद में एकदम चुपचाप थी। हालांकि उसे भैरव का प्यार भरा रवैया बहुत अच्छा लगा था, लेकिन भैरव के साथ जाने का उसका सबसे बड़ा कारण एक उम्मीद थी। एक उम्मीद कि वो अपनी यति दीदी से फिर मिल सकेगी। चंदा, तुम्हारी तरह हम भी यति को ढूंढ रहे हैं, और जानती हो, तुम्हारी यति दीदी जिन लोगों के साथ गई थी ना, वो लोग अच्छे नहीं हैं। हाँ सुमन दीदी, मुझे भी ऐसा ही लग रहा था, क्योंकि वो आदमी अपने आप को यति दीदी का पति बता रहा था और वो यति दीदी को जबरदस्ती छू रहा था। ऐसा लग रहा था मानो वो यति दीदी का पति हो ही ना। तुम एकदम सही समझ रहे हो, वो यति का पति नहीं है चंदा। फिर कौन है दीदी? सुमन ने भैरव की तरफ देखा और बिना कोई जवाब दिए उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरने लगी। इधर भैरव भी उन दोनों की बातें सुन रहा था, लेकिन उसने भी सुमन की तरह चंदा को कोई जवाब नहीं दिया। वो गाड़ी चलाते हुए अपने मन में बस यति के ही बारे में सोच रहा था। वो सोच रहा था कि आखिर वो कैसे जल्द से जल्द यति को ढूंढे। तभी अचानक उसकी नजर अपने पीछे आ रही गाड़ी पर पड़ी। अरे ये क्या? मैंने तो इस गाड़ी को नारी निकेतन के बाहर देखा था।
भैरव अपने पीछे आ रही गाड़ी को देख हैरान था और सुमन भी उसे देख गंभीर हो गई थी। हाँ भैरव, तुम सही कह रहे हो, ये गाड़ी नारी निकेतन से ही हमारे पीछे आ रही है। वहीं उस गाड़ी में बैठा अर्नब इस बात से अनजान था कि भैरव ने उसकी गाड़ी को देख लिया था। मुझे सावधानी से इनके पीछे जाना होगा, क्योंकि अगर उस भैरव ने किसी भी तरह से मुझे देख लिया तो वो मेरा काम तमाम कर देगा। अर्नब यही सोचकर भैरव की गाड़ी का पीछा कर रहा था कि अगर भैरव कहीं रुका तो वो मौका देखकर चंदा को अपने साथ ले जाएगा। वो भैरव की गाड़ी से एक खास दूरी बनाकर चल रहा था। इधर भैरव लगातार अपने पीछे आने वाली इस गाड़ी में मौजूद शख्स को देखना चाहता था, लेकिन अर्नब के चेहरे पर गमछा होने की वजह से वो उसे पहचान नहीं पा रहा था। कुछ दूर आगे सुनसान रास्ता आने वाला है। मैं चंदा और सुमन के रहते किसी तरह का जोखिम नहीं ले सकता। इतना सोचते हुए भैरव ने तुरंत ही अपनी गाड़ी को और तेजी से भगाना शुरू कर दिया। इधर भैरव का पीछा कर रहे अर्नब ने भी अपनी गाड़ी को तेजी से भगाना शुरू कर दिया, पर तभी अचानक ये देख अर्नब की सांसें तेज हो गईं कि भैरव ने अचानक से अपनी गाड़ी को तीखा मोड़ा और अब वो एकदम से उसके सामने की ओर आ रहा था। अरे बाप रे, ये क्या कर दिया इस पागल ने। अर्नब ने तुरंत ही गाड़ी मोड़ने की कोशिश की, लेकिन तब तक भैरव की गाड़ी एकदम उसके पास आ चुकी थी। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि भैरव खिड़की से अपना हाथ निकालकर अर्नब की गर्दन को भी पकड़ने की कोशिश कर रहा था। अर्नब खुद को बचाने की कोशिश करते हुए तुरंत ही पीछे हटा, लेकिन उसके बावजूद भैरव के हाथों से उसका गमछा चला गया और भैरव ने जैसे ही अर्नब को देखा वैसे ही उसका चेहरा गुस्से से भर गया। अर्नब, तू यहाँ रुक, तुझे अभी बताता हूँ। भैरव ने बिना देरी किए अपनी गाड़ी को रोका और अर्नब को पकड़ने के लिए तुरंत ही उसकी गाड़ी की ओर दौड़ पड़ा। इधर भैरव की वार की वजह से अर्नब अभी भी अपनी गाड़ी का संतुलन नहीं बना पाया था और जब उसने देखा कि भैरव मौत बनकर उसके पीछे आ रहा है, तब तो उसके होश ही उड़ गए। हे भगवान, नहीं नहीं, मैं इस राक्षस के चंगुल में नहीं आ सकता। मुझे यहाँ से भागना ही होगा। कहते हैं इंसान जब अपनी आंखों के सामने अपनी मौत को देख ले तब वो किसी भी हद से गुजर जाता है। कुछ ऐसा ही अर्नब के साथ हुआ। भैरव को अपनी ओर आता देख उसने तेजी से अपने स्टीयरिंग को घुमाया और बिना कुछ सोचे समझे उसे भैरव की ओर दौड़ा दिया। भैरव ने अर्नब से इस तरह के वार की उम्मीद नहीं की थी। अच्छा, तो तू मुझ पर गाड़ी चढ़ाएगा? रुक, अभी तुझे तेरी औकात बताता हूँ। इतना कहते हुए भैरव एकदम से अर्नब की गाड़ी के सामने आकर खड़ा हो गया और जैसे ही अर्नब की गाड़ी उसके पास आई वैसे ही वो फुर्ती से उसके सामने से हट गया। अर्नब ने सोचा था कि वो भैरव को यहां से ठोक कर निकल जाएगा, लेकिन भैरव के अचानक सामने से हट जाने की वजह से उसने फिर से अपनी गाड़ी पर काबू खो दिया और जब उसने देखा कि उसकी गाड़ी सामने मौजूद एक पेड़ से टकराने वाली है तो वो फौरन झटके से अपनी गाड़ी से कूद गया। गाड़ी से कूदते ही अर्नब भैरव से बचने के लिए जी जान लगाकर भागने की कोशिश करने लगा। इधर भैरव ने भी उसकी ओर तेजी से दौड़ लगा दी। अर्नब बहुत तेज भाग रहा था और भैरव भी लगातार उसके करीब आ रहा था। भाग अर्नब, भाग, अपने पैरों को हवा बना ले अर्नब। अगर आज तू पकड़ा गया तो ये राक्षस तुझे जिंदा चबा जाएगा। अर्नब भागते हुए एक संकरी गली में पहुंच गया था। उसकी सांसें तेज हो गई थी और वो लगातार पीछे मुड़कर देख रहा था कि कहीं भैरव उसके पीछे तो नहीं आ रहा। वहीं भैरव अर्नब की हर कमजोर होती सांस के साथ एकदम उसके करीब आता चला जा रहा था। हे भगवान, आज बचा लो भगवान। मैं वादा करता हूँ फिर कभी जिंदगी में कोई गंदा काम नहीं करूंगा। अर्नब भगवान से अपनी जान बचाने की दुआ कर रहा था और तभी अचानक उसने उस गली में एक जाने पहचाने चेहरे को देखा। उस गली में दरोगा राजू अपनी खाकी वर्दी पहने हुए खड़ा था। वो तुरंत ही दौड़ते हुए दरोगा के पास पहुंच गया। दरोगा राजू, पहचाना मुझे? मैं अर्नब, मुझे बचा लो दरोगा बाबू। दरोगा राजू जो अपने सिपाहियों के साथ गश्त पर था, उसने जैसे ही अर्नब को देखा वैसे ही वो भी चौंक गया। अरे अर्नब भाई, तुम इतने सालों बाद? अर्नब जानता था उसके पास राजू को समझाने का वक्त नहीं है। उसने बिना कोई समय बर्बाद किए अपनी जेब से नोटों की गड्डी निकालकर राजू के हाथों में रख दी। दरोगा, समझाने का वक्त नहीं है। बस ये लो और आज मुझे मौत से बचा लो। भैरव मेरे पीछे पड़ा है दरोगा, उसे रोको दरोगा।
अगर आज तुमने मुझे बचा लिया तो मैं तुम्हें और भी पैसे दूंगा। दरोगा राजू ने सिपाहियों से छिपाकर नोटों को देखा। फिर उसने अपने सिपाहियों को तुरंत ही रास्ता बंद करने का इशारा कर दिया। अर्नब, तुम जानते हो, तुम जिसे रोकने को बोल रहे हो वो एक तूफान है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। मैं उसे रोकने की कोशिश करता हूँ अर्नब, लेकिन फिलहाल तुम यहाँ से निकलो। तुम जानते हो तुम्हारे रहते उसको रोकना संभव नहीं होगा। राजू की बात सुन अर्नब तुरंत ही वहां से जाने लगा। इधर दरोगा राजू के इशारे पर सारे सिपाही भैरव को रोकने के लिए आगे बढ़े। भैरव भी उन वर्दीधारी सिपाहियों को अपनी ओर आता देख थोड़ा परेशान हो गया था। दरोगा राजू, आप ये ठीक नहीं कर रहे। भैरव, मैं क्या ठीक कर रहा हूँ और क्या नहीं, ये मुझे तुम मत बताओ। ये तुम्हारा गांव नहीं है जो तुम्हारी मनमानी चलेगी। ये शहर है, यहाँ कानून का राज चलता है, और अगर तुमने कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश की तो तुम अच्छी तरह से जानते हो यहाँ क्या होगा। भैरव ने गुस्से में अपने दांत भींचे, अपनी मुट्ठियां कस लीं और बिना कुछ सोचे समझे दरोगा राजू और सिपाहियों पर टूट पड़ा। राजू के सिपाही भैरव पर भारी पड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन भैरव की ताकत और गुस्से के आगे वो टिक नहीं पाए। भैरव ने एक एक कर सभी सिपाहियों को मात दे दी और अंत में राजू के सामने आकर खड़ा हो गया। राजू, अगर तुमने मुझे रोकने की कोशिश की तो मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। राजू के चेहरे पर डर के साथ साथ असमंजस के भाव भी थे, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और सोच पाता, भैरव उसे भी धक्का देते बढ़ने की कोशिश करने लगा। दरोगा राजू समझ चुका था कि भैरव को रोकना कोई आसान काम नहीं होगा, इसीलिए उसने तुरंत ही रिवॉल्वर निकाल ली और भैरव पर तान दी। इधर अर्नब एक इमारत के पीछे छिपकर ये सब कुछ देख रहा था, और जब उसने देखा कि दरोगा राजू ने उसे रोक लिया है, तब अचानक ही उसकी आंखों में एक अलग सी चमक आ गई। ये अच्छा मौका है। कहते हैं कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती। कुछ ऐसा ही अर्नब के साथ हो रहा था। अभी थोड़ी देर पहले तक वो कसम खाकर बस एक बार भैरव से बच जाने की दुआ कर रहा था, लेकिन अब जब उसने भैरव को दरोगा राजू के सामने मजबूर खड़ा देखा तो वो भैरव के खिलाफ फिर से एक बहुत बड़ा कदम उठाने के बारे में सोचने लगा। अर्नब ने जब भैरव को दरोगा राजू के सामने मजबूर देखा, तब अचानक से उसका यहां से भाग जाने का इरादा बदल सा गया। वो तुरंत ही उस बिल्डिंग से बाहर आया और उस ओर जाने लगा जहां की चंदा और सुमन मौजूद थी। जब तक दरोगा राजू अर्नब को उलझाए रखते हैं, तब तक मैं चंदा को यति के नाम पर अपने साथ ले जाने के लिए मना लूंगा। खुद में इतना सोचते हुए अर्नब चंदा की ओर बढ़ रहा था, जबकि इधर भैरव दरोगा राजू की बंदूक के सामने चुपचाप खड़ा था। वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर क्या करे, पर तभी उसने जैसे ही देखा कि अर्नब फिर से चंदा की ओर बढ़ रहा है, वैसे ही वो गुस्से से लाल हो गया। उसने बिना कुछ सोचे समझे दरोगा राजू को उसके रिवॉल्वर के साथ अपने पास खींच लिया और पूरी ताकत से धक्का देते हुए जमीन पर पटक दिया। इधर अर्नब अभी भी चंदा की ओर बढ़ ही रहा था, लेकिन तभी उसकी नजर जैसे ही भैरव के गुस्से वाले रूप पर गई, वैसे ही वो डर के कांप गया। हे भगवान, ये तो बंदूक से भी नहीं डरता। अर्नब समझ चुका था कि अब उसका चंदा को वापस लाने का सपना कभी पूरा नहीं होने वाला, इसीलिए वो चंदा को वापस ले जाने का इरादा छोड़ वापस बाजार में मौजूद भीड़ की ओर भागा और भैरव के अपने पास पहुंचने से पहले ही वो भीड़ में कहीं खोसा गया। भैरव अर्नब के पीछे तेजी से दौड़ा था। उसने अर्नब को बहुत खोजने की कोशिश की, लेकिन उसे अर्नब कहीं नजर नहीं आया। अर्नब वहां से भाग चुका था। कसम गंगा मैया की, अगर आज तू मेरे हाथ आ जाता ना तो तुझे फाड़ कर गंगा जमुना में बहा देता। हरामी, तू मेरी गुड़िया का पति बनता फिरता है। बस एक बार मेरे हाथ आ जाए, फिर तुझे छठी का दूध याद ना दिला दिया ना तो मेरा नाम भी भैरव नहीं। अर्नब के अपने हाथ से बचकर भागने की वजह से भैरव गुस्से में था, जबकि इसी बीच दरोगा राजू और उसके सिपाही फिर से खड़े हो गए और उन लोगों ने जब देखा कि भैरव गुस्से से भीड़ में अर्नब को ढूंढ रहा है, तब उसने मौका देखकर भैरव को ही चारों तरफ से घेर लिया। बस भैरव, बहुत हुआ। सिर्फ मेरे सिपाहियों पर वार करते तो मैं सह भी लेता, लेकिन तुमने मुझ पर हमला किया, अपनी ड्यूटी निभा रहे एक दरोगा पर। तुमने कानून तोड़ा है भैरव, और अब तो तुम्हें गिरफ्तार करना ही होगा। अर्नब के यहां से भाग जाने की वजह से भैरव अब शांत हो गया था।
उसने खुद में कुछ सोचकर राजू और उसके सिपाहियों का विरोध करना बंद कर दिया। वो जानता था कि अगर उसने अभी कोई हरकत की तो चीजें और बिगड़ सकती हैं। उसने खुद को राजू के हवाले कर दिया। इधर सुमन अभी भी चंदा के साथ गाड़ी में ही थी और उसने जब देखा कि इतनी देर होने के बाद भैरव यहां नहीं आया है, तब वो चंदा को लेकर भैरव के पास आई। लेकिन वहां आते ही भैरव को राजू की कैद में देखकर वो चौंक गई। वो तुरंत ही भागकर दरोगा राजू के पास गई। दरोगा राजू, क्या मैं जान सकती हूँ कि तुम भैरव को क्यों गिरफ्तार कर रहे हो? सुमन को अपने सामने दरोगा राजू मुस्कुरा उठा। सुमन वाजपेयी, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ आप कौन है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप आखिर इस मवाली भैरव के बारे में क्यों पूछ रही हैं। आप जानती भी हैं, इसने मेरे 5 सिपाहियों के साथ साथ खुद मुझ पर भी हमला किया, और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इसने तो मुझसे मेरा हथियार भी छीना है। सुमन अभी कड़क आवाज में राजू से और भी सवाल करने वाली थी, लेकिन तभी जीप में बैठे भैरव ने उसे अपने पास बुला लिया। सुमन चंदा के साथ भैरव के सामने आई थी और जब भैरव ने चंदा की आंखों में झांक कर देखा तब उसने अचानक अपनी नजरें नीचे कर लीं। माफ करना चंदा बिटिया, लेकिन मुझे तुम्हारी सुरक्षा के लिए ये सब करना पड़ा। चंदा कुछ नहीं बोली। वो बस ये देखकर ही हैरत में थी कि आज जिंदगी में पहली बार कोई सिर्फ उसके लिए अपनी जान पर खेल गया है। इधर सुमन भी भैरव की ओर परेशान नजरों से देख रही थी। क्या जरूरत थी भैरव इन पुलिस वालों से भिड़ने की? कोई मेरे सामने मेरे अपनों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे और मैं चुपचाप देखता रहूं, ये मुझसे नहीं होता सुमन। नहीं होता तो बताओ, अब कैसे ढूंढे यति को? सलाखों के पीछे से? सुमन, जो हो गया उसके बारे में छोड़ो। तुम अच्छी तरह से जानती हो राजू के कैद से छूटना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं तुम चंदा को सुरक्षित रूप से गांव में छोड़ कर आओ, क्योंकि अगर किरण देवी और अर्नब चंदा के पीछे पड़े हैं तो इसका एक ही मतलब है, चंदा में कुछ तो खास बात है। ठीक है भैरव, मैं चंदा को लेकर गांव जाती हूँ और वापसी के समय समर्थ भैया से कुछ पैसे भी लेती आऊंगी ताकि तुम्हें छुटाने में आसानी हो। भैरव ने हाँ में सिर हिलाया, जिसे देख सुमन तुरंत ही चंदा को लेकर वहां से निकल गई। सुमन के जाते ही दरोगा राजू भैरव को लेकर हवालाता पहुंचा। उसके दिमाग में यही चल रहा था कि भैरव को सलाखों के पीछे रखकर वो इस बार फिर किरण देवी और अर्नब से कमाई करेगा। वो भैरव के हवालात में ताला जड़ने के बाद वहां से जाने ही वाला था, पर तभी अचानक भैरव की प्यार भरी आवाज सुन वो बुरी तरह से चौंक गया। दरोगा राजू, क्या मैं तुमसे कुछ बात कर सकता हूँ? क्या बात है? आज सूरज पश्चिम में उगा है क्या, जो तुम्हारे जुबान से फूल जैसी बातें आ रही हैं? नहीं राजू, ऐसी बात नहीं है। मैं पहले भी तुमसे बात करना चाहता था, लेकिन उस समय मेरे पास पैसे नहीं। इतना कहते कहते भैरव अचानक से रुक गया, जबकि दरोगा राजू ने जैसे ही पैसे का जिक्र सुना वैसे ही वो मुस्कुराते हुए भैरव के करीब आ गया। उसे लगा कि शायद किरण देवी की तरह भैरव भी उसे पैसे देने वाला है। दरोगा, मैं जानता हूं कि आपने पहले भी मेरे खिलाफ काम किया है, लेकिन इस बार कुछ भी करने से पहले मेरी बात सुनिए। आपको लग रहा होगा कि ये लड़ाई सिर्फ मेरी और अर्नब की है, लेकिन यकीन मानिए ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल ये लड़ाई मेरा प्यार, मेरी गुड़िया, मेरी यति के लिए है दरोगा साहब। यति के जिक्र के साथ ही दरोगा राजू ने भैरव की आवाज में उदासी को साफ महसूस किया। उसने भैरव की आंखों में झांक कर देखा तो उसकी आंखों में आंसू साफ दिखाई दे रहे थे। भैरव भाई, तुम ठीक तो हो? नहीं दरोगा साहब, जब तक ये किरण देवी मेरे ऊपर काल बनकर मंडरा रही है तब तक मैं ठीक नहीं रह सकता। दरोगा साहब, क्या आप जानते हैं 5 साल पहले किरण देवी ने मेरी यति, मेरी गुड़िया की शादी जबरदस्ती इस अर्नब से करा दी थी। किरण देवी और अर्नब ने मुझे यति से दूर कर दिया था। उन्होंने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। यति को बस उन लोगों की वजह से सालों पागल खाने में रहना पड़ा। मैं तो बस अपनी गुड़िया, अपनी यति को वापस पाना चाहता हूं। आप बताइए दरोगा साहब, क्या ये अपराध है? राजू ने भैरव की बातें सुनी और उसके दिल में एक हलचल हुई। हालांकि वो अपने थाने का सबसे भ्रष्ट पुलिस वाला था, लेकिन जब उसने भैरव की पूरी आप बीती सुनी तब वो भी अंदर से हिल कर रह गया। भैरव ने दरोगा राजू को अपनी हर बात बताई। यति की अपनी जिंदगी में आने से लेकर बाबा साहब की निर्मम हत्या, यति का कोख जल जाना, यति को अपनी याददाश्त खो देना, उसका पागल खाने जाना, सब कुछ। दरोगा राजू काफी देर तक चुप थे। भैरव के दुख ने राजू के दिल में मौजूद हल्की सी इंसानियत को छू लिया था।
वो भैरव को हवालात में बंद कर उसके चाबी को दीवार पर खोसने जा रहे थे, लेकिन अब वो चाबी को दीवार पर खोसने की बजाय उसे अपने हाथों में लिए बस एकटक देखे जा रहे थे। भैरव, मैं समझ सकता हूं कि तुम किस दर्द से गुजर रहे हो, और अनजाने ही अगर मैंने तुम्हें किसी तरह का दुख पहुंचाया हो तो मुझे माफ करना मेरे भाई। इतना कहते हुए राजू बस भैरव को हवालात से आजाद करने ही वाला था कि तभी उसका एक सिपाही वहां दौड़ता हुआ आया। साहब जी, आपके लिए एसपी का फोन है। हाँ, एसपी साहब मुझे क्यों फोन कर रहे हैं जी? राजू ने अपने हाथ में मौजूद भैरव के हवालात की चाबी को देखा और आहिस्ता से अपने टेबल पर आ गया। जैन सर। राजू, मुझे खबर मिली है कि तुमने आज ही भैरव को पकड़ा है। हाँ सर जी। ठीक है, तो उसे जेल में रखो, कल उसे जल्द से जल्द अदालत में पेश करो। वैसे मैंने सुना है तुम कुछ गांधी जी वाले कागज लेकर आजकल खुद ही जज बन जाते हो और अपराधियों को खुद ही आजाद कर देते हो। नहीं सर जी, मैं तो ऐसा कुछ नहीं करता। पर सर जी, इस भैरव को अदालत में पेश करना जरूरी है क्या? वैसे इसने कुछ खास जुर्म तो नहीं किया है, बस लड़की के चक्कर में उलूल जुलूल चीजें करता रहता है। ये तो बस एक पागल आशिक है सर, पागल आशिक। भैरव की दुख भरी बातें सुनकर राजू का मन कर रहा था कि वो भैरव को आजाद कर दे, और इसीलिए भी वो एसपी साहब से भैरव की रिहाई की बात कर रहा था। लेकिन तभी एसपी ने कुछ ऐसा कहा जिसे सुन दरोगा राजू के सारे अच्छाई वाले इरादे पानी पानी हो गए। ज्यादा होशियार बनने की कोशिश करोगे ना तो नौकरी से तो बर्खास्त हो गई, लेकिन साथ में उस भैरव के साथ तुम्हें भी जेल में डाल दूंगा। चलो अब फोन रखो और कल अदालत समय से पहुंच जाना। एसपी का कॉल रखते ही राजू उदास मन से भैरव के पास आया। भैरव, माफ करना भाई, लेकिन मुझे ऊपर से आदेश मिला है कि तुम्हें हवालात में रखना होगा। मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। कोई बात नहीं, आपने मेरे दुख को समझा, वही मेरे लिए बहुत है। भैरव ने निराशा से सिर झुका लिया, जबकि इधर दरोगा राजू का भी कुछ ऐसा ही हाल था। उसे अब अफसोस हो रहा था कि आखिर उसने भैरव को गिरफ्तार ही क्यों किया। वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर भैरव की गिरफ्तारी की खबर किसने एसपी ऑफिस तक पहुंचाई, और सिर्फ इतना ही नहीं, वो ये भी नहीं समझ पा रहा था कि आखिर किसकी पैरवी पर एसपी साहब भैरव को अदालत में पेश करने की बात बोल रहे हैं। दरोगा राजू को कुछ समझ नहीं आ रहा था, जबकि भैरव को फिर से कानूनी लफड़ों में फंसाने वाली कोई और नहीं बल्कि किरण देवी थी। दरअसल भैरव के चंगुल से भागने के बाद अर्नब जब घर आया तो उसने किरण देवी को सारी बातें बताईं। तब वो बुरी तरह से परेशान हो गई थी। वो इस बात पर काफी गुस्सा थी कि अब पता नहीं बिना चंदा के वो यति को कैसे संभालेगी। लेकिन जब अर्नब ने उसे ये भी बताया कि भैरव को दरोगा राजू पकड़कर थाने ले गया, तब उसके चेहरे पर तुरंत ही एक अलग सी चमक आ गई थी। वो जानती थी कि सालों से उसके संपर्क में रहने वाले एसपी शेखावत अभी इस शहर के एसपी हैं। इसीलिए किरण देवी ने तुरंत ही एसपी शेखावत को फोन लगा दिया और भैरव को जेल में ही रखने की बात बोलने लगी। बड़ी मालकिन, एसपी साहब को फोन किए हुए काफी वक्त हो गया। अरे छोरे, वो बड़का दरोगा को हमने उसके जवानी के ही दिनों में इतने पैसे दिए हैं ना कि वो बुढ़ापे तक बैठ के खाएगा। तुझे क्या लगता है पुलिस ने ऐसे ही हम लोगों के गाँव में घुसती थी? इन पुलिस वालों का खूब पैसा खिलाए है रे, इसलिए चिंता ना कर, वो हमारी बात टालेगा नहीं। लेकिन बड़ी मालकिन, एक बार आप पूछ लेते ना, क्या पता हम बाहर जाएं और वो भैरव हमरा कचूमर बना दे। किरण देवी भैरव के चेहरे पर मौजूद डर को साफ महसूस कर रही थी। ठीक है रे छोरे, तेरा दिल रखने के लिए मैं अभी बड़का दरोगा को दोबारा फोन कर देती हूँ। इतना कहती हुई किरण देवी ने एसपी शेखावत को फोन मिला दिया। हाँ ठकुराइन जी, बोलिए, क्या बात है? शेखावत बाबू, हम ये जानने के लिए फोन किए थे कि हमारा काम हुआ कि नहीं। अरे ठकुराइन जी, आप कोई हुक्म करो और आपका काम ना हो। काम एकदम अच्छे से हो गया। अब वो भैरव जल्द ही अदालत में पेश होगा। शेखावत की बात सुन किरण देवी ने मुस्कुराते हुए अर्नब को देखा, जबकि कॉल पर मौजूद शेखावत अपनी बात पूरी करते हुए आगे बोले। बड़ी ठकुराइन, हमने तो आपका काम कर दिया, लेकिन लगता है आप हमारा काम करने की इच्छुक नहीं है। अरे नहीं शेखावत बाबू, हम अभी आपका नजराना आपको भिजवाए दिए थे। इतना कहते हुए किरण देवी ने फोन रखा
और मुस्कुराती हुई अर्नब को देखने लगी। देख लियो ना छोरे, चल अब जा, बड़का दरोगा को नजराना पहुंचा करा। अर्नब ने राहत की सांस ली और पैसों से भरा एक थैला उठाकर तुरंत ही वहां से निकल गया। किरण देवी ने एक बार फिर भैरव को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया था, जबकि हवालात में अकेले बैठा भैरव अपनी फूटी किस्मत को बुरी तरह से कोस रहा था। उसकी आंखों में चिंता और निराशा की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी। वो जानता था कि कल उसकी पेशी है, लेकिन अपनी पेशी से ज्यादा वो यति और चंदा को लेकर फिक्रमंद था। वो बार बार इस उम्मीद में सलाखों के बाहर झांकता कि काश वो किसी तरह बाहर जा पाता। मेरी गुड़िया, तुम कहाँ हो मेरी गुड़िया? क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आती? अगर तुम्हें मेरी याद नहीं आती तो तुम चंदा को गुड़िया कहकर क्यों बुलाती थी? ओह चंदा, बिटिया मुझे माफ करना कि मैंने तुम्हें सुमन के साथ गांव भेज दिया। काश मैं भी तुम्हारे साथ जा पाता। चंदा के बारे में सोचते हुए भैरव अपने अतीत की यादों में खोने लगा। यति के साथ बिताए हुए पल उसकी जिंदगी के सबसे हंसी पलों में से एक थे। यति मेरी गुड़िया, तू जहां भी है, अगर तू मेरी दिल की बात सुन सकती है तो गुड़िया सुन ले। मैं जल्द ही तुम्हारे पास आऊंगा। मेरी गुड़िया सुन ले, हम लोग फिर से एक साथ बारिश में नहाएंगे और मेरी गुड़िया इस बार मैं तुम्हें अपनी मोटरसाइकिल में पूरा गांव भी घुमाऊंगा। भैरव यति के साथ अपने सुनहरे भविष्य के बारे में सोच रहा था। उसकी आंखों से नींद कोसों दूर थी, जबकि इधर यति का भी कुछ ऐसा ही हाल था। किरण देवी के सन्नाटे से भरे घर में सिर्फ यति के रोने की आवाज ही गूंज रही थी। यति, जिस चंदा के साथ पिछले 2 साल से रह रही थी, उससे बिछड़ने की वजह से यति पूरी तरह से टूट चुकी थी। वो लगातार रो रही थी और उसके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। किरण देवी भी यति के लगातार रोने की वजह से सो नहीं पाई थी और डॉक्टर रस्तोगी की चेतावनी की वजह से किरण देवी बस प्यार से ही यति को समझाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन बहुत समझाने के बाद भी जब यति शांत नहीं हुई, तब किरण देवी के भी चेहरे पर चिढ़ के भाव आ गए। यति बस कहना छोड़ी, चंदा यहाँ ना है तो उसे भूल जाना। काहे रो रो के काहे अपना और हमरा नींद खराब करत है। मुझे मेरी चंदा चाहिए। मैं उसके बिना नहीं रह सकती। किरण देवी जब से यति को नारी निकेतन से लेकर आई थी, तब से यति के लगातार रोने से किरण देवी बुरी तरह से परेशान हो गई। उसका धैर्य अब जवाब देने लगा था। वो पहले तो यति के पास आकर जमकर खड़ी हो गई और फिर अचानक उसने गुस्से में यति को एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। अब बस कर यति, तो कोई छोटी बच्ची ना है, समझी ना? चंदा को वो लोग गांव ले गवा है, अब वो वापस नहीं आएगी। किरण देवी के जोरदार थप्पड़ की वजह से यति ने अपने गाल पर हाथ रख दिए और वो दर्द से बुरी तरह से तड़प उठी। उसकी आंखों में आंसू और ज्यादा बढ़ गए थे। वो और भी ज्यादा जोर जोर से रोने लगी। उसकी मानसिक स्थिति अब अचानक से बिगड़ने सी लगी थी। वो अपने चारों ओर ऐसे देख रही थी कि मानो घर के अंदर ही कोई मसीहा उसे बचाने को आ जाएगा। किरण देवी को भी यति का ये व्यवहार बहुत अजीब लगा और तभी अचानक यति ने कुछ ऐसा किया जिसे देख किरण देवी बुरी तरह से चौंक गई।